नमस्कार, गुड इवनिंग। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ सोशलॉजी कौन है? अगस्त कॉम्ट है। फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव सोशलॉजी, वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के जनक इमानुएल दुर्खिम है। ठीक है। फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के जनक मैक्स वेबर है। उसी प्रकार से फादर ऑफ कम्युनिज्म या साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है। चलिए, अब कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 5 मई सन 1818 को हुआ था। ठीक है। और इनके फादर जो थे लॉयर थे। अब एक चीज़ और बता दूं कि इनके फादर जो थे ज्यूज थे, यहूदी थे। एक चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए कि जिस देश में यदि किसी धर्म को घृणात्मक रूप से देखा जाएगा तो बहुत संभव हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने धर्म को कन्वर्ट कर ले या दूसरे धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर ले, या किसी धर्म में केवल एक ही धर्म को, है ना, एक ही धर्म को यदि महत्व दिया जाए तो। जबकि हमारा देश तो ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों को क्या कहते हैं, सभी धर्मों का आदर सत्कार किया जाता है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे सभी धर्मों को आदर सत्कार नहीं दिया जाता है, या पहले कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी किसी एक पर्टिकुलर धर्म को बहुत ही महत्व दिया जाता था। ऐसा ही था जर्मनी वगैरह में, जहाँ पे यहूदियों को बहुत अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था। तो इनकी जो फैमिली थी, कार्ल मार्क्स की जो फैमिली थी, वो यहूदी ज्यूज फैमिली थी। इसी को कहते हैं रेविंसियल, एक वर्ड है रेविंसियल, मतलब यहूदी धर्म से संबंधित थे। तो अब ये थोड़ा सा, इनके फादर लॉयर थे तो अपना इनका बिजनेस अच्छा चले, तो इसके लिए इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। इसमें क्रिश्चियनिटी में, वो भी क्रिश्चियनिटी की एक जो ब्रांच है लूथरनिज्म, हम बात करते थे काल्विनवाद, ठीक है, प्रोटेस्टेंट, ऐसे ही एक था लूथरवाद, लूथरनिज्म, है ना, मतलब लूथरनिज्म क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांच। तो क्रिश्चियनिटी में अपने आप को उन्होंने चेंज कर लिया। फिर अब आगे बात करते हैं कि ये जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो एक न्यूज़पेपर में ये राइटर बन जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद उसके एडिटर इन चीफ एडिटर बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाषा पर अच्छी कमांड है, इनकी भाषा पर अच्छी कमांड है। और आपको बता दूं कि मार्क्स को कई सरकारों ने अपने देश से निकाला, अपने देश से देश निकाला दे दिया। तो ये जहाँ भी जाते थे तो वहाँ की भाषा सीख लेते थे। इसलिए ये कहते भी हैं कि जीवन के युद्ध में विदेशी भाषा एक हथियार है, जीवन के युद्ध में विदेशी भाषा एक हथियार है, ये कहते भी हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। 1841 में ये बर्लिन यूनिवर्सिटी, जर्मनी में है बर्लिन, ये बर्लिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं 1841 में। ठीक है। और जो बर्लिन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हीगल का अत्यधिक इन्फ्लुएंस होता है। आप देखेंगे हिंदुस्तान में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हर यूनिवर्सिटी किसी एक यूनिक चीज़ के लिए फेमस होगी। वहाँ पे एक यूनिक टाइप की एक सेपरेट आइडियोलॉजी होगी। तो ऐसे ही जो बर्लिन यूनिवर्सिटी थी जर्मनी की, वहाँ पे हीगल का बोलबाला था, है ना, हीगेलियन थॉट चलता था। ठीक है। तो हीगल से ये प्रभावित हो जाते हैं वहाँ पे। ये बात अलग है कि फिर हीगल की आलोचना भी करते हैं, और हीगल का जो डायलैक्टिकल थ्योरी है, द्वंद्वात्मकता का जो सिद्धांत है, डायलैक्टिकल जो थ्योरी है, उसको अपने तरीके से ये डिफाइन करते हैं। ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। 1841 में तो इनकी पीएचडी हो जाती है, और 1843 में ये अपने बचपन की मित्र, कॉलेज की मित्र जेनी वेस्टफालन से विवाह कर लेते हैं। ठीक है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब 1844 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है मार्क्स के जीवन की, जिसमें उनको एक ऐसा मित्र मिलता है कि जो जीवन भर उनके साथ रहता है और उनकी मदद करता है, और उसका नाम होता है फ्रेडरिक एंजल्स। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है मार्क्स का मित्र
कौन था? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है, FREDRICH, फ्रेडरिक एंजल्स, ENGELS, फ्रेडरिक एंजल्स। अब जो फ्रेडरिक एंजल्स होता है बड़े घराने का होता है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जो है उसका लड़का होता है ये, मतलब बहुत बड़े घर का है। अब 1844 में एक किताब लिखा जाता है फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। ये किताब का नाम याद रखिएगा, मार्क्स की किताब तो हमेशा पूछी ही जाती है, लेकिन फ्रेडरिक एंजल्स की भी एक किताब है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक किताब मैंने नोट की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, ये किताब का नाम है फ्रेडरिक एंजल्स की। अब इसी बीच कुछ काम मतलब एकेडमिक काम, कुछ लिखना शुरू कर देता है मार्क्स भी, तो उसी का परिणाम होता है कि 1845 में उसे किताब आती है, इंपॉर्टेंट किताब है, द होली फैमिली। और फिर 1845-46 में ये किताब और आती है, और उस किताब का नाम होता है जर्मन आइडियोलॉजी। 1845 में आई द होली फैमिली, और 45-46 में आती है जर्मन आइडियोलॉजी। ध्यान रखेंगे जो दोनों किताबों के नाम मैं ले रहा हूँ, द होली फैमिली और जर्मन आइडियोलॉजी, ये दोनों किताबें मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखी हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। उसी समय क्या होता है, एक साम्यवादी लीग चलता है, कम्युनिस्ट लीग, इसकी स्थापना की जाती है, कम्युनिस्ट लीग की स्थापना की जाती है। और कम्युनिस्ट लीग का जो डॉक्यूमेंट तैयार करना है, डॉक्यूमेंट तैयार करना मतलब उसके सिद्धांत क्या होंगे, उद्देश्य क्या होंगे, कैसे उसमें मतलब लोगों को गठित किया जाएगा, लोगों को कैसे पद दिए जाएंगे, पद की अहर्ताएं क्या होंगी, ऑल दीज थिंग्स है ना विल बी डिसाइडेड इन दिस कम्युनिस्ट लीग। तो कम्युनिस्ट लीग का जो खाका तैयार करना था, डॉक्यूमेंट जो तैयार करना था, ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो जो डॉक्यूमेंट लिखा उसी किताब का नाम पड़ा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसी का परिणाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बार बार पूछी गई है एग्जाम में। 1848 द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र हिंदी में बोलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी किताब में नारा दिया था उसने, वर्किंग मैन ऑफ ऑल द कंट्रीज यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए गुलामी की जंजीरें हैं और पाने के लिए सारा विश्व पड़ा हुआ है, ये नारा देता है। और इसी किताब की पंपलेट की स्टार्टिंग लाइन यहाँ से शुरू होती है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिट हर्टो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्या कहता है? द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिट हर्टो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मतलब आज तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये मार्क्स का यहीं से शुरू होता है ये किताब का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर आगे देखते हैं। अब कुछ समय बाद ये जो कम्युनिस्ट लीग वाला आंदोलन था, रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 भी इसे कहा जाता है, कुछ समय बाद ये असफल हो जाता है, बंद हो जाता है। और उसके बाद मार्क्स जो है लंदन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, लंदन चले जाते हैं और वहाँ पे एक अपने आप को डिटेल रिसर्च स्टडी में इन्वॉल्व करते हैं, वो इनग्रोस करते हैं अपने आप को। फिर वहाँ पे क्या करते हैं, ब्रिटिश एक म्यूज़ियम है वहाँ पे, और वहाँ पे ब्रिटिश म्यूज़ियम में जो वर्किंग कंडीशंस है कैपिटलिज्म की जो वर्किंग कंडीशन है, कि कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद एक माहौल है ना, उसमें काम कैसे करते हैं लोग, उनकी काम करने की दशा क्या होती है, इन सब चीज़ पर रिसर्च करते हैं वो, इन सब चीज़ पर अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। और उसी का परिणाम होता है क्या? उसी का परिणाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब होती है दास कैपिटल।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है दास कैपिटल। तो वर्किंग क्लास कैपिटलिज्म में कैसे होते हैं वर्किंग क्लास के लोग और किन कंडीशंस में काम करते हैं, ये सब चीज़ उसने लिखा है, मार्क्स ने लिखा है। दास कैपिटल जो कि 1867 में पब्लिश हुई, इसे मजदूरों की बाइबल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, दास कैपिटल को मजदूरों की बाइबल भी कहा जाता है, ठीक है, ये समाजवादियों की भी बाइबल कहा जाता है इसे, ठीक है। तो याद रखेंगे 1867 में प्रकाशित होती है, फिर ये 3 खंडों में प्रकाशित होती है दास कैपिटल, वो आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखेंगे 1867 में प्रकाशित हुई। इसके 2 वॉल्यूम और हैं जो कि उनकी मौत के बाद प्रकाशित होते हैं, ठीक है। चलिए 1881 में इसकी वाइफ मतलब मार्क्स की 1881 में मार्क्स की वाइफ का देहांत हो जाता है। 1882 में उसकी जो ओल्डेस्ट डॉटर होती है, सबसे बड़ी बेटी होती है, 1882 में वो एक्सपायर हो जाती है। और खुद मार्क्स जो है फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित होते हैं और 1883 में कार्ल मार्क्स का निधन हो जाता है। और जब कार्ल मार्क्स का निधन होता है तो एंजल्स ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। और एंजल्स कहता है कि हमारी पार्टी के सबसे महान मस्तिष्क ने सोचना बंद कर दिया है, हमारी पार्टी के सबसे महान मस्तिष्क ने सोचना बंद कर दिया है। आज एक ऐसे दृढ़तम हृदय ने धड़कना बंद कर दिया है जैसा मैंने पहले कभी देखा और सुना नहीं था। ये स्टेटमेंट था एंजल्स का मार्क्स के देहांत पर। चलिए कुछ किताबें देख लेते हैं कार्ल मार्क्स की। तो जो भी किताब मैं बताऊंगा इसमें जो इम्पोर्टेंट होंगी मैं कह दूंगा। एक किताब है जिसके सन मुझे पता है, मैं आपको बता दूंगा। कुछ एक किताब ऐसी होंगी जिनके सन मेरे पास नहीं है, ठीक है। सबसे पहली किताब है द सिविल वार इन फ्रांस। द सिविल वार इन फ्रांस कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी एक किताब का नाम है द गोथा प्रोग्राम, THE द GOTHA गोथा प्रोग्राम, PROGRAMME द गोथा प्रोग्राम। एक्चुअली ये किताब जो है ये एक पार्टी से जुड़े होते हैं और उस पार्टी से जो पत्र व्यवहार करते हैं, ठीक है, पत्र व्यवहार करते हैं। तो पत्र व्यवहार बहुत सारे पत्र व्यवहार किए होंगे तो उसी के अंश हैं, है ना, इस किताब में। किताब का रूप दे दिया गया है द गोथा प्रोग्राम। तीसरी जो किताब है इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा, होली फैमिली, द होली फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, ध्यान रखना, 1845। फिर जर्मन आइडियोलॉजी, इंपॉर्टेंट किताब है, 1845-46। अगली किताब पोवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, द पोवर्टी ऑफ फिलोसफी, दर्शन की दरिद्रता, द पोवर्टी ऑफ फिलोसफी, 1847, इंपॉर्टेंट किताब है। सबसे इंपॉर्टेंट किताब उसके बाद 1848 में आपको पता चल गया होगा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। फिर अगली किताब है इंपॉर्टेंट है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। मुझे इसका सन याद नहीं है, ना ही मेरे पास है, अगर आप लोग के पास हो तो याद कर लीजिएगा। सन इसका सन इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, ठीक है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। अगली किताब दास कैपिटल, दास कैपिटल 1867, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 सन के साथ याद रखेंगे, और दास कैपिटल 1867 सन के साथ याद रखेंगे, और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 इसको भी सन के साथ याद करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। अगले जब भी हम पढ़ेंगे तो मार्क्स की थ्योरीज या सिद्धांतों को पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।